प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है एडवोकेट पीडिया कास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है फ़याज़ खालिद और आज के जो गेस्ट हैं मेरे साथ वो हैं एडवोकेट अलीज़ा अली जन्नत। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। तो दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, अलीज़ा अली जन्नत एडवोकेट ही नहीं बल्कि राइटर भी है और इसी वजह से आज हमने इनको इनवाइट किया है और ये हमारी खुशनसीबी है कि आप आई, इसलिए कि एडवोकेट के साथ एक राइटर होना ये बहुत बड़ी बात होती है। जहाँ आप राइटिंग की फील्ड में होते हैं वहाँ आप बहुत कॉन्शियस होते हैं और हर स्टेप को आप बहुत खूबसूरत अंदाज में चाहते हैं कि उसको एक्सप्रेस करें। तो जो लीगल प्रोफेशन में एक स्ट्रगल है और इसमें फिर क्या क्या चैलेंजेस हैं, इन्हीं सब चीज़ों को किस तरह से एक राइटर एक्सप्रेस करते हैं, उनका एक एक्सपीरियंस जो उन्होंने फ़ेस किया है, जो कर रही हैं, और एक राइटिंग के ज़रिए एक्सप्रेस करना, तो ये एक डिफरेंट चीज़ें हुए। लेकिन इस पॉडकास्ट के अंदर हम इनसे इनका एक्सप्रेशन जानेंगे कि किस तरह से ये स्ट्रगल इनका रहा और क्या क्या चैलेंजेस हैं, और चूँकि फ़र्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो किस तरह से टैकल कर रही हैं चीज़ों को। इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। टॉपिक भी हमारा यही है। तो मैं चाहूँगा कि अलीज़ा आप थोड़ा सा दर्शकों को अपने बारे में बताएं कि किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया, आप जो लीगल प्रोफेशन में आई हैं। Before I say anything, पहले तो I want to thank the entire team of Advocatespedia and you because I'm very honored to be here। मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने इतना मुझे समझा एंड बुलाया। So for me it's a great pleasure, so thank you so much। and अपने बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो plain words में तो I'd say कि of course I'm a lawyer by profession, a writer by passion and a first generation lawyer by choice। फर्स्ट जनरेशन लॉयर सुनने में अभी तो बहुत अच्छा लगता है बट शुरू से ऐसा नहीं था। काफ़ी चीज़ें फेस की हैं, देखा भी है एंड इट्स बीन अ वेरी इनक्रेडिबल जर्नी सो फार ऑफ कोर्स। सो लॉ स्कूल जर्नी काफ़ी रोबोस्ट रही। मैं जब लॉ स्कूल में जा रही थी तो पहले मुझे आइडिया तो नहीं था कि मेरे लिए अभी क्या आगे वेट कर रहा है। एंड बैक देन कुछ इतना एआई या ऐसा कुछ था भी नहीं हमारे पास कि हम चैट जीपीटी पे डालेंगे और सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ ऑब्वियसली गूगल था बट स्टिल आप मेरे फैमिली में तो पर्सनली नोबडी इज़ अ लॉयर, कोई भी नहीं है। तो मेरे लिए तो काफ़ी चैलेंजिंग था उस मामले में। लेकिन मुझे 8th स्टैंडर्ड में ही क्लियर हो चुका था कि मुझे लॉयर तो बनना ही है, लॉयर बनना है और एक किताब लिखनी है। ये दो चीज़ें मेरे ड्रीम्स थे कि मुझे ये दो ड्रीम फुलफ़िल करना है एनी हाउ। सो आई डिसाइडेड टू डू दिस। लॉ स्कूल बस पहुंच गए किसी तरह से काफ़ी मुश्किल रहा बट पहुंच गए। वहाँ काफ़ी चीज़ें कंड्यूसिव थी। हमें एक ऑब्वियसली एक स्ट्रक्चर्ड चीज़ें बताई जाती हैं, हम एग्ज़ाम्स देते हैं, मूड कोर्ट देते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। एंड बट एक चीज़ था कि आई डो नॉट वांट टू बी अ कॉर्पोरेट लॉयर। ये चीज़ मुझे क्लियर थी कि मुझे लॉयर बन के तो कोर्ट में ही जाना है, लिटिगेशन में ही जाना है। तो इंटर्नशिप्स था। तो आई वॉज शुरू में तो मैं बहुत पैशनेट थी, तो मैंने 5 साल इंटर्नशिप्स बराबर किए। ओके। या एंड ड्यूरिंग योर लॉ स्कूल? ड्यूरिंग माई लॉ स्कूल यस। फ्रॉम फर्स्ट ईयर जब मेरे जो पीयर्स थे वो लोग नहीं करते थे, मैं तब भी आई वॉज लाइक नहीं मुझे करना है क्योंकि मुझे समझना है कि फर्स्ट ईयर में तो अब इतना प्रेशर नहीं लेते हो बट मेरे अंदर था कि नहीं मुझे करना है सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। सो वाज इट फॉर 5 year लॉ? यस इट वाज अ 5 year यस। तो 5 साल में मैंने हर सेमेस्टर में इंटर्नशिप्स की। वेरी गुड। एंड काफ़ी चैलेंजिंग भी रहता था ऑब्वियसली कि अटेंडेंस को भी देखना है, इंटर्नशिप को भी देखना है। तो लेकिन आई वाज डूइंग इट। तो लेकिन इंटर्नशिप के टाइम में मैंने कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स बहुत की क्योंकि मुझे लगा कि अभी सब कुछ देख लेती हूँ, पता नहीं बाद में मौका मिले कि नहीं। तो लेकिन फिर धीरे धीरे आई जस्ट स्टार्टेड रियलाइजिंग कि शायद लिटिगेशन टफ़ है, मतलब इतना भी ईजी नहीं है, तो शायद मुझे कॉर्पोरेट लॉ ही कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगने लगा कि ईजी है। बिकॉज आपको फिर धीरे धीरे लोग भी बोलने लगते हैं कि यू आर अ वुमन, बहुत दौड़ना पड़ता है, बहुत फिजिकल है, ये है वो है। तो मैं खुश तो नहीं थी। इनफैक्ट 4th ईयर में तो मैंने मन बना भी लिया था कि मैं कॉर्पोरेट ही लॉयर बन जाऊंगी, बट आई वाज नॉट हैप्पी बिकॉज ऑब्वियसली वो मेरा मन नहीं था, बट मजबूरी में शायद मैं कर रही थी। तो इंटर्नशिप में तो कोर लिटिगेशन में ही आप इंटर्नशिप की होंगी?
नहीं, इंटर्नशिप्स मैंने कॉर्पोरेट किया, Okay. लिटिगेशन में मैंने इनफैक्ट 4th ईयर तक तो हार्डकोर कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स Okay, okay. बट आई वाज नॉट हैप्पी। इन 5th ईयर आई गॉट द एक्सपोजर टू वर्क इन अ लिटिगेशन फर्म। तो वहाँ मैंने काम किया, तब मुझे लगा कि हाँ ये मेरी जगह है, ये दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। तो तब से मेरी लिटिगेशन जर्नी फिर स्टार्ट हुई। एंड कोई गॉड फादर तो एज सच है नहीं, बट आई वॉज डेफिनेटली लकी कि कुछ ऐसे अच्छे मेंटोर्स ज़रूर मिले मुझे, जिन्होंने मुझे हेल्प किया काफ़ी चीज़ें समझने के लिए। बिकॉज आई थिंक आप बहुत लकी हो अगर एज अ फर्स्ट जनरेशन आपको कोई ऐसा मेंटोर मिल जाए जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको एक्चुअली में सिखाए चीज़ें। ओके। तो मैंने हर जगह काम करा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एंड आई वाज वेरी लकी ग्रेजुअली कि मुझे हमेशा अच्छे सीनियर्स मिले जिन्होंने मुझे समझाया, लिटरली कि हाथ पकड़ के समझाना जैसे कहते हैं, वैसा हुआ बिल्कुल मेरे साथ। सो दैट वाज लाइक हाउ इट स्टार्टेड। ठीक है, तो जब आप एनरोल्ड हो गए तो ये आपने बुक कब लिखी थी, एनरोलमेंट से पहले या आफ्टर एनरोलमेंट? नहीं, बुक तो मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में Okay. एकदम लास्ट ईयर लिखी थी, लॉन्च मेरी लास्ट ईयर हुई थी। लिखना तो पहले से ही था, बट लॉ का प्रोफेशन इतना डिमांडिंग है कि मैं जी। पहले नहीं लिख पाई। तो जो आपने एनरोल किया, उस एनरोल होने के बाद लिटिगेशन को ही आपने प्रेफरेंस बनाया था, जी। तो इसमें आप किस तरह से आपने प्रैक्टिस शुरू की? सो मैंने स्टार्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से किया, क्योंकि मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझना था। मैं नहीं चाहती थी, बिकॉज मुझे कुछ पता नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज़ योर फर्स्ट बेस। सो आई जॉइंड अ लॉयर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें समझाई जो मैंने समझा। फिर ग्रेजुअली जब मुझे लगा कि ओके मैंने थोड़ा सीख लिया है, फिर मैं उसके बाद एक AOR के पास गई, मैंने उनके साथ काम किया एंड बहुत कुछ सीखा। बिकॉज उनके साथ जब काम करने का एक टाइम मिला, एंड साइमल्टेनियसली स्टार्टेड वर्किंग विद डिफरेंट AORs टाइम टू टाइम। तो मैंने हाई कोर्ट का काम देखा, मैंने सुप्रीम कोर्ट का भी काम देखा, तो ओवरऑल मैंने सब तरफ से किया। एंड ड्यूरिंग, क्योंकि मैंने इंटर्नशिप्स भी की थी और मैंने काम भी किया था, तो मैंने सब कुछ सीख लिया। मतलब क्लरिकल वर्क भी सीख लिया, मैंने रिसर्च करना भी सीख लिया, आर्ग्यू करना भी सीख लिया, कि बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं एक फुल पावर टीम खुद में बनूं, कि कल को अगर मुझे कोई बोले कि आपको खुद से करना है सब कुछ, तो मैं कर सकूं। टाइम अगर ज़रूरत पड़े तो मैं क्लरिकल काम भी करूं, और ज़रूरत पड़े तो मैं आर्ग्यूमेंट्स भी कर लूँ। सो आई वांटेड टू बी दैट पर्सन की जो एक खुद में एंटरप्राइज है। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि हर फर्स्ट जनरेशन लॉयर को ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि आप बहुत टाइम तक किसी के अंडर काम नहीं कर पाओगे। हो सकता है आज उनको आपकी ज़रूरत है, कल नहीं होगी। आपको ये थोड़ा सा अपने ऊपर ये करना पड़ेगा कि मैं खुद से कैसे अपने आप को इतना पावरफुल या बना लूँ कि मेरी खुद की एक लेगेसी हो। बिकॉज आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ दैट यू शुड नो एवरी स्किल्स, बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस। तो ये मेरा मानना था, तो मैंने तो इसीलिए सोचा कि नहीं, मुझे सब कुछ आना चाहिए। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट चॉइसेस दैट आई मेड, कि अभी मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो उस दौरान आपको, जब आप अभी आप इंडिपेंडेंट है या फिर अंडर एनी एडवोकेट? नो, आई एम एन इंडिपेंडेंट, आई हैव एन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। तो अब आपका क्या एक्सपीरियंस है, अब आप क्या कहना चाहेंगे कि इंडिपेंडेंट होने के बाद, अर्लियर तो चलो एक लॉयर्स के पास हम जाते हैं इस टेंडेंसी के साथ कि हमें सीखना है काम, सीखने के बाद कुछ कुछ चीज़ें जब आ जाती हैं, कुछ क्लाइंटेज हो जाते हैं, तो इंडिपेंडेंट हो जाता है इंसान। अब आपका क्या एक ओपिनियन बन रहा है, या आपको क्या फ़ील होता है? कंसिस्टेंसी है, क्लाइंटेज होते हैं, या फिर इस प्रोफेशन एक रिवॉर्डिंग प्रोफेशन है, और पोटेंशियलिटी रहती है इस चीज़ में जब आप इंडिपेंडेंट काम शुरू कर देते हैं इनिशियल स्टेज में? ऊपर से आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं जी, ये भी एक जो भी आप समझ लें, तो इस तरह से किस तरह से आप टैकल कर रही हैं, क्या एक्सपीरियंस है? एक्चुअली बात यह है ना कि जो लॉयर्स तो ठीक है, लॉयर जो लोग लॉयर नहीं हैं वो हमारे प्रोफेशन को बहुत ग्लैमरस प्रोफेशन समझते हैं। तो पहली बात तो मुझे लगता है सबसे पहला चैलेंज जो मुझे आ रहा था कि मेरे फ्रेंड्स कभी मुझे चलाने के लिए फ़ोन कर देते हैं, या फिर कभी उनको लगता है बेल भी दिलवा दो। तो एक नॉन कॉमन इंसान के लिए लॉ इज़ वेरी वाइड। अब आप उनको ये नहीं बोल सकते हो कि सॉरी मैं तो सिविल काम करता हूँ, मैं तो क्रिमिनल करता हूँ, ये आप नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे दिमाग में डालनी पड़ी कि अगर मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो मेरे क्लाइंट्स कहाँ से जनरेट होंगे? वो तो वही लोग होंगे ना जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में हैं या मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं। बिकॉज आप ओपनली तो एंडोर्स नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर टाइड बाय द बार काउंसिल रूल्स। बट
दे कम एंड अप्रोच यू एंड देन यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट. तो वो और अपने आप को टाइम टू टाइम मोल्ड करना. एंड एक ये भी है कि आप अपना कोई शुरू अर्ली स्टेज में कोई एक पर्टिकुलर नीश नहीं पकड़ सकते. आपको ओपन रहना पड़ेगा कि मेरे पास कैसा भी मैटर आए मैं उसको हैंडल कर सकूं. बिकॉज आपके कोई क्लाइंटेज पहले से आपने इनहेरिट नहीं किया है, आपको वो बिल्ड करना है फ्रॉम द स्क्रैच. सो यू हैव टू बी ओपन टू एवरीथिंग. एंड इन दैट सेंस वो तो मैंने समझ लिया था कि नहीं, यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस. एंड सेकेंडली एक जो चैलेंज मुझे और आया कि फाइनेंशियल एंगल तो वो रहता है, मतलब कि आप आप नेचुरली सी बात है कि कोई क्लाइंट आता है एंड इफ़ यू लुक वेरी यंग तो दे एक्सपेक्ट कि अब विल यू बी, आप क्या हैंडल कर पाएंगे, आप तो काफ़ी यंग हैं, या फिर ऐसा. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो थोड़ा फेस होता है, लेकिन उनको प्रूव करना कि नहीं आप ट्रस्ट कर सकते हैं मुझे, वो भी एक अपने में चैलेंज है. तो एक वो भी चीज़ मैंने नोटिस की कि हाँ ये भी है. एंड फिर लिमिटेड नंबर ऑफ, अब एज अ वुमेन लॉयर मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ केसेस आता है कि आपको सिर्फ डिवोर्स ही केसेस आ रहे हैं, या फिर एक ये चीज़ मैंने ये भी नोटिस की. विमेन प्रेफरेंस रहता है इसमें. हाँ ये. तो मैं थोड़ा सा मुझे इस चीज़ के बारे में बताइए कि आप इंडिपेंडेंट स्टार्ट की प्रैक्टिस, जी. अपने क्लाइंटेज, अपनी सारी प्रिपरेशन फिर ख़ुद की होती है. क्लाइंट डीलिंग, ड्राफ्टिंग, फाइलिंग, आर्ग्यूमेंट्स, फॉलोइंग, केस फॉलोअप करना, ये सारी चीज़ें होती है. इसमें वही लॉयर सस्टेन करते हैं जिसकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है, क्लाइंटेज रहते हैं अच्छे खासे, और रेगुलराइज रहती हैं चीज़ें, तो जाके वो उन्हें उतना सोचना नहीं पड़ता. लेकिन इनिशियली यंग लॉयर को जब इंडिपेंडेंट होते हैं, ज़्यादा केस नहीं होते हैं, तो वो इस टेंशन में रहते हैं कि क्या मैंने ये सही डिसीज़न लिया कि मैं आज इंडिपेंडेंट हूँ, किसी एडवोकेट के साथ नहीं हूँ, या मैं किसी के ऑफिस ज्वाइन करके मैं काम नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ. इस तरह की चीज़ें होती हैं. मतलब कई बार मन भी करता है कि यार वापस से चलो कहीं नौकरी ढूंढो, और कई बार लगता है इस प्रोफेशन को ही छोड़ दो. नहीं, बिल्कुल सही बात है. तो इस तरह को इस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं? देखिए लाइफ में तो कुछ भी इजी नहीं है. सीनियर के साथ काम करना इजी नहीं है, इंडिपेंडेंट होना इजी नहीं है, लॉ फॉर्म्स में जाना इजी नहीं है. तो इजी तो कुछ भी नहीं है. यू जस्ट हैव टू पिक योर हार्ट, इज़ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड सो फार. इनफैक्ट अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट तो मुझे भी बीच बीच में काफ़ी बार ऐसा लगता है कि मुझे छोड़ ही देना चाहिए, मतलब इतना टेंशन, बिकॉज मेरी थोड़ी हेल्थ भी काफ़ी इम्पैक्ट हो जाती है कि आप you're having your first meal at 5 p.m. ह्यूमन बॉडी कितना ही सस्टेन कर सकती है. एग्जैक्टली. तो एंड यू हैव टू बी फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग टू बी इनटू द प्रोफेशन एंड इनटू लिटिगेशन. ये चीज़ मैं आई रियली वांट anybody and everybody listening to this podcast, if you are a law student, first generation lawyer, please अपने मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ को आप लोग प्लीज़ इम्पोर्टेंस दीजिए कि ये कोई रेस नहीं है, इट्स अ मैराथन एंड बहुत लंबा जाना है. तो आप अपने आप को प्लीज़ इक्वल इम्पोर्टेंस दीजिए. ये नहीं कि क्योंकि बर्नआउट एक बार हो गया तो फिर आगे आप कुछ कर नहीं पाओगे. तो वो चीज़ पे ध्यान मैं बहुत ओपनली, ये हमेशा किसी को भी होता है ना, जैसे बात होती है किसी यंग स्टूडेंट से, तो मैं तो ओपनली बोलती हूँ कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड रेस्ट एवरीथिंग विल फॉलो. सो दैट्स दैट. एंड तो हाँ, ये तो थॉट मुझे भी आया कि जब मैं थोड़ा प्रॉपर कोर लिटिगेशन में चली गई एंड जब मुझे लगा कि हाँ मतलब बहुत डिमांडिंग है, तो एक थॉट तो मुझे भी आया कि शायद मुझे इन हाउस कर लेना चाहिए. बट फिर वही बात आ जाती है कि अगर आप दिल से खुश नहीं हो तो आप 9 to 5 भी करके मतलब कोई पॉइंट नहीं है. इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, ठीक है सैलरी आ जाएगी आपको, बट विल यू बी हैप्पी? तो आई थिंक वो एक सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है. अगर आप इफ़ यू आर ओके विद इट देन इट्स फाइन, बिकॉज यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट वन थिंग कि पैसे की दिक्कत तो होती है इनिशियल ईयर्स में, एंड आई एम नॉट गोइंग टू शुगर कोट इट. इट्स अ ग्राउंड रियलिटी. और स्पेशली कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिल्ली आते हैं, बाहर से आते हैं, उनको कोई फैमिली सपोर्ट मिले ना मिले, फाइनेंशियल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है ना आज के डेट में. आप एक्सपीरियंस के नाम पे योर एक्सपीरियंसेस से तो बिल नहीं भर सकते, राइट? एग्जैक्टली. तो और स्ट्रगल से भी बिल नहीं भेज सकते, पैसे तो सबको चाहिए. तो मुझे लगता है कि एक चीज़ के लिए आपको बहुत ही प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा. एंड अगर मनी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है
तो शायद आपको थोड़ा सा मे बी ट्वीक करना पड़ेगा, शायद फिर आपको लिटिगेशन ही इन हाउस करना चाहिए, या तो फिर मतलब मैं कोई डिस्करेज करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट इट जस्ट डिपेंड्स। अगर आपकी फैमिली थोड़ा सपोर्ट करती है आपको तो प्लीज़ कम जॉइन, बिकॉज ये कोई हम अभी जितने एडवांस चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप फ्री में काम कर, मैंने फ्री में काम किया है बाय द वे, एंड मैं वही इसलिए कर पाई थी बिकॉज मेरी फैमिली इज़ बिन वेरी सपोर्टिव। बट इफ़ यू समबडी जो आपको खुद से ही खुद का देखना है, तो मैं उस चीज़ को ग्लोरीफाई नहीं करूँगी। आई डोंट इंडोर्स डूइंग फ्री वर्क और फ्री लेबर, बिकॉज लॉयर का काम काफ़ी दिमाग का होता है, एंड उसको ही और शी हैज़ द कंप्लीट राइट टू चार्ज फीस टू बी पेड, एंड इट्स वेरी सैड कि क्लाइंट्स भी नहीं करते हैं कभी कभी। ठीक है, इसमें एक चीज़ और ये भी है कि जब एक मेल और फीमेल जहाँ जेंडर की एक बात आ जाती है प्रैक्टिस पे, तो मुझे फील होता है कि मेल को ज़्यादा प्रेशर होता है ओके, एज़ कम्पेयर टू फीमेल। लॉयर्स। हाँ, लिटिगेशन के अंदर कि जब हम आप इंडिपेंडेंट हो, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन मेरे ऊपर तो ज़्यादा प्रेशर रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होगी एज अ मेल, क्योंकि मुझे हो सकता है घर भी चलाना है, मुझे हो सकता है कि आगे सेटल भी होना है लाइफ में। तो मेरे लिए तो ये होगा कि मैं ठीक है, मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया है। हम फिनांस की बात तो हम हर चीज़, पैसे की बात हम हर चीज़ में रखते हैं, चाहे कोई सा भी प्रोफेशन हो, लेकिन सवाल यही है कि जिस प्रोफेशन में हम हैं उसमें हम किस तरह से चलें कि पैसे भी कमाएं, और हम जो जिस प्रोफेशन में है, ये एक नोबल प्रोफेशन है जी और इसके अंदर हम डिलीवरी जस्टिस सिस्टम के अंदर काम करते हैं। जी तो इसमें हमें दोनों चीज़ों इस तरह से मैनेज करना है कि हमारी प्राइवेट लाइफ भी सफ़र ना हो प्रोफेशन की वजह से, और हमारा प्रोफेशन भी हम उसमें ग्रोथ पाते रहें, डेवलपमेंट होता रहे। जी क्योंकि कई बार अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रगल कर रहे हैं, सीख रहे हैं, काम डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन उसका रिवॉर्ड नहीं है इन टर्म्स ऑफ फिनांस मनी, तो उसमें क्या होता है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम फिर कोशिश करते हैं कि या तो हम ऐसा प्रोफेशन चूज़ करें जहाँ हमारे पास पैसे आ जाएं, या फिर हम सोचते हैं कि लाइक यू सेड कि इन हाउस काउंसिल कर लो भाई, आप कहीं नौकरी देख लो, कॉर्पोरेट में चले जाओ, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हमारा जो डिस्कशन का जो मेन इशू यही है कि हम जब फर्स्ट जनरेशन लॉयर, आप भी हो मैं भी हूँ, आपको भी कोई गाइडेंस नहीं इस तरह की कि भाई आपको ये कर लो तो एकदम से आप बूस्ट कर जाओगे, ना मेरे साथ है। आपका एक परसेप्शन बना हुआ है जो आपने समाज में रह के, लीगल प्रोफेशन में रह के, बार में रह के, क्लाइंट डील करके, कोर्ट प्रोसीडिंग्स के ज़रिए एक आपका एक्सपीरियंस बना है, मेरा भी सेम बना है। लेकिन हम दोनों में एक थोड़ी सी हम बात करते हैं कि डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पेरेंट्स का क्या ये है आपको लेकर के, आप क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे? देखिए, मैं अपना पर्सनल अगर बोलूँ तो आई थिंक आई एम वेरी लकी दैट माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, क्योंकि जब मैंने बोला कि आई वांट टू बिकम अ लॉयर तो बहुत ही सपोर्टिव थे, अभी भी हैं। एंड ऑफ कोर्स मेल डोमिनेंट प्रोफेशन है, ये तो मैं मानती हूँ, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है इस बात की, लेकिन एक ये भी चीज़ है कि पैसा सब कुछ नहीं है, यू आर राइट, इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन, एंड इसीलिए तभी मैंने इन बिगनिंग में जब कहा कि आपको एक एंटरप्राइज बनना है, क्योंकि आपको फ्लो ऑफ चीज़ तो चाहिए, यू शुड नेवर से नो टू एनीथिंग, क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जब अगर कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको दस्ती करना पड़े, कभी ऐसा हो सकता है कि आपको सिर्फ प्रिंट आउट निकालने ही बोल दिया जाए, बट काम तो काम है और आप उसको ना नहीं कह सकते। तो किसी भी काम को छोटा समझना तो मेरे हिसाब से सही नहीं है, फिर चाहे वो लॉ हो या कोई भी प्रोफेशन हो। तो लाइवलीहुड की बात आती है तो ऑफ कोर्स दैट्स देयर, एंड जेंडर स्पेसिफिक आई थिंक या इट इज़ अ मेल डोमिनेंट प्रोफेशन, लेकिन जब वेंस यू गो बिफोर द कोर्ट, इज इट अ मेल डोमिनेटेड? आई थिंक सो, इज इट? आई थिंक सो। चलिए, मैं इस पे बाद में आऊँगा, पहले Okay. आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं तो आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिमाग और आप कैसी चीज़ें हैंडल करते हो वो इम्पॉर्टेंट है, और नहीं जैसे कि ये नहीं कह रही हूँ कि इट्स जस्ट मेड, आई डोंट थिंक इट्स अ जेंडर स्पेसिफिक रोल कि होना चाहिए, बट हाँ थोड़ा तो ये चीज़ मुझे लगता है कि है। ठीक है, अभी जिस तरह से आप प्रैक्टिस में हैं, जी
आपके आपकी अपनी एक सोसाइटी है, एक नेटवर्क है, एक काम का एक दायरा है। आप क्या देखती हैं इस चीज़ को, किस तरह से टैकल करती हैं और क्या एक्सपीरियंस मिलता है इससे कि यंग जनरेशन किस तरह से इस चीज़ को टैकल करे इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग, कॉन्टैक्ट्स? ओके, सो आई थिंक नेटवर्किंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर है तो आपको जो भी मिले, कॉन्फ्रेंस मिले, कोई वर्कशॉप मिले, तो आप प्लीज़ वहाँ जाओ, आप बात करो। अगर कॉन्टैक्ट्स नहीं भी बन रहे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं कि लोग कैसे बात कर रहे हैं। लोगों का मतलब इफ़ यू आर इन सराउंडेड विद अ रूम फुल ऑफ पीपल, किसका क्या टेम्परामेंट है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो नेटवर्किंग डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप आके ओपनली तो एडवर्टिजमेंट नहीं कर सकते हो। आप अपना बताइए, जी, क्या हाउ डू यू बिल्ड योर नेटवर्क? आई थिंक आई बिल्ड माई नेटवर्क, आई थिंक मेरा तो ऐसे ही रहा है, जैसे कि फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स के फ्रेंड्स थ्रू, या फिर जैसे मेरे सीनियर्स रहे हैं। एंड एक चीज़ जो मैं बिलीव करती हूँ कि आप अकेले इसको नहीं मतलब नहीं कर सकते, प्रोफेशन में सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको हर टाइम एक टीम बिल्डिंग स्पिरिट रखना पड़ेगा। कोऑपरेशन ज़रूरी है। हाँ, मतलब ये तो ठीक, ये तो अच्छी बात है कि आप सारा काम करो, खुद से करो, लेकिन टीम बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपका कभी कोई केस हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है, तो आपके ज़रूरी है कि आप थोड़ा ओपन माइंड रखें, सबके साथ मिल के चलें। एंड मुझे लगता है कि मुझे हमारे प्रोफेशन की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि फ्रेटर्निटी में वो फीलिंग बहुत है, जहाँ कुछ एक वकील को दिक्कत हो तो सब खड़े हो जाते हैं। जी तो मुझे वो चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है हमारे प्रोफेशन के बारे में। जी, ठीक है। तो हम जैसे ही इंडिपेंडेंट होते हैं, हमें चाहे जो भी केसेस हों हम करते हैं, लेकिन हम हर टाइम बिज़ी नहीं रह पाते। या तो हमें रखना पड़ता है दूसरों के मैटर्स में, और कई बार हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती कि हम कहीं अपने आप को बिज़ी रखें। फिर हम क्या सोचते हैं कि हम लीगल प्रोफेशन में ही ठीक है कि एक क्लाइंट मिलना, केस आना, प्लस कोर्ट में प्रोसीडिंग्स कराना, इन सब चीज़ों का ये एक काम है जो हम मेन अपनी प्रायोरिटी बना के रखते हैं। साइड बाय साइड बहुत सारे काम आते हैं कि हमने ड्राफ्टिंग ही कर दी, हमने फाइलिंग ही कर दी, बस ये हमने लीगल रिसर्च कर दिया किसी के लिए। इसी टाइप से बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स होते हैं। जी बिल्कुल। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन कि आपने किसी को पढ़ा दिया, लॉ की जानकारी दे दी। मैंने बहुत सारी बायोग्राफीज़ पढ़ी हैं। किताब मेरे पीछे अभी एक रखी है, दैट इज़ रोजेज़ इन दिसंबर। उसके अंदर भी मैंने पढ़ा था कि MC चगला, उनकी लाइफ के बारे में, कि वो जब बॉम्बे हाई कोर्ट ज्वाइन किए थे तो उस टाइम पे पढ़ाते थे कॉलेज में, उनसे उनका खर्चा निकलता था। और मैक्सिमम लॉयर्स करते हैं साइलेंटली, इस चीज़ को भी करते हैं। तो मुझे दोनों चीज़ें बताइए, एक आपके सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं, दूसरा कि लोगों में क्या सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए, फिर मैं भी बताऊंगा अपना उस हिसाब से। आई थिंक एक जो मुझे लगता है कि लॉ स्कूल में नहीं सिखाते हैं ओपनली, ये तो सॉफ्ट स्किल्स आर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड मुझे एक चीज़ समझ आती है कि बुक नॉलेज तो सबके पास होती है, लीगल जार्गन्स हम सबको पता है, लेकिन जो क्लाइंट आ रहा है उसे तो नहीं पता है। तो आप एक अच्छा लॉयर तो मेरे हिसाब से वही है जो चीज़ों को सिंप्लीफाई करके अपने क्लाइंट को समझा सके। एंड समटाइम्स इवन आप कोर्ट में भी जाते हो तो आपको नहीं पता कि बेंच का क्या टेम्परामेंट है। किसी टाइम हो सकता है कि वो बहुत इलेबोरेट आपकी बात सुनेंगे, कभी उनको होगा कि आप 1 मिनट में सब कुछ बोल दो। तो अब अगर आप लीगल जार्गन्स में बोलने लगे तो फिर आप कैसे ही कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि वो एक एटीट्यूड टू दैट कैपेसिटी टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स थिंग्स, दैट इज़ वन थिंग विच आई फील कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लॉ स्कूल में हमें बोला जाता है कि लंबा लिखो, इलेबोरेट लिखो, पेजेस भर दो, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। एंड सेकेंड आई थिंक जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है इज़ ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस। थोड़ा तो मतलब आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। हालांकि ऑब्वियसली बहुत इंट्रोवर्ट लोग भी होते हैं, एंड जैसे 5 उंगली सेम नहीं है तो लोग कैसे सेम हो सकते हैं। तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, एंड इट्स अ स्किल विच आई थिंक वो ओवर द टाइम होता है। आपको मिल जाए तो अच्छा है, बिकॉज अगर आप डरोगे तो आप बोल नहीं पाओगे। आप बेसिकली आप किसी और के राइट्स के लिए ही तो लड़ रहे हो ना, तो आपको थोड़ा तो मजबूत होना पड़ेगा। सही।
तो मुझे लगता है ये 2 चीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट कुछ स्किल्स में। एडिशनल स्किल इस तरह की चीज़ें जो आपको प्रोफेशन में सपोर्ट करती हो फिनेंशियली? फाइनेंशियली नहीं, फाइनेंशियली तो ऐसा यही है जो है। एंड चलिए मैं थोड़ा सा एडिशन करना चाहूँगा कि जब हम प्रोफेशन में आते हैं, जी। हमें इनिशियली नहीं आता, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं आती। हम अगर क्योंकि हम थोड़ा सा अगर इंट्रोवर्ट होते हैं तो फिर हम आर्ग्यूमेंट से घबराते हैं, जी, बिल्कुल। और अगर हम एक्सट्रावर्ट होते हैं तो फिर उसमें एक चीज़ आता है कि आप कोर्ट में बोल रहे हैं लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है। हाँ। ये 2 कमियां रह जाती हैं। इनिशियली हमको सीखना ही होता है, अपनी क्षमता बढ़ानी होती है। लेटर ऑन जब हम समझते हैं कि भाई हमारा एक दायरा है, हमें इनिशियली यही चीज़ें डिलीवर कर सकते हैं, जैसे हम ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, फिर हम केस फाइलिंग कर सकते हैं, या हम कुछ आर्गूमेंट्स कर सकते हैं। तो इन द मीन टाइम हमें कुछ और भी करना होता है। अब जैसे कॉर्पोरेट में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। आधे लॉयर जो कॉर्पोरेट में होते हैं वो ड्राफ्टिंग पे सर्वाइव करते हैं। बिल्कुल। ड्राफ्टिंग किया, क्लाइंट डीलिंग किया, या फिर जब किसी कंपनीज़ की रिटर्नशिप लेती तो मोस्टली ऑल द टाइम ड्राफ्टिंग्स रहती हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट्स रहता है, ये सब चीज़ें। लेकिन एक लिटिगेशन में एक एडवोकेट है तो वो बहुत सारी चीज़ें करता है आउट ऑफ द कोर्ट। वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी कराते हैं, बिल्कुल। वो कोर्ट तक बात नहीं ले आते, उससे भी वो अपना थोड़ा बहुत फिनेंशियल कर्व कर लेते हैं। इसी टाइप से जैसे कॉर्पोरेट की नॉलेज है, कॉर्पोरेट में सिखाई जाती हैं आईपीआर से रिलेटेड। तो आईपीआर से रिलेटेड एक लॉयर के पास ये फैसिलिटी है कि वो चाहे तो कॉपीराइट के लिए अप्लाई कर सकता है, वो चाहे तो ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकता है। जो फ़ीस आउटसाइडर्स लेते हैं वो फ़ीस एक एडवोकेट भी लेके ये भी है वन काइंड ऑफ सॉफ्ट स्किल कि इसको आपको आता है कि कैसे फ़ाइल होती है, कैसे फॉलो अप लिया जाता है, कैसे ऑब्जेक्शन रिमूव किया जाता है। तो ये सब चीज़ एक आईपीआर से लेते हैं। दूसरा जो कंपनीज़ एक्ट की पढ़ाई होती है, कंपनीज़ एक्ट में एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर बहुत सारे ये हैं कि कंपनीज़ के टाइप्स कितने होते हैं। हम लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं कि प्रोप्राइटरशिप है, 1% कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, फिर उसके बाद जॉइंट पार्टनरशिप है। इस तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटिटीज़ आर देयर। अब उस एंटिटीज़ को आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि सर मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आप क्या करूँ, मैं किस तरह से करूँ। तो फिर आप को पता है एक सीए तो हाई लेवल के काम करते हैं इन टर्म्स ऑफ अकाउंट और फिनांस, लेकिन एक लॉयर जो कर सकता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रिलेटेड, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें कर सकता है। तो लॉयर्स के पास ये प्रिविलेज है कि वो एक अपना डीएससी बना ले, वो वेबसाइट पर रजिस्टर हो जाए एज ए एडवोकेट, और फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और इसमें हर टाइप की कंपनी रजिस्टर होती है। तो ये एक सॉफ्ट स्किल के अंदर भी गिना जा सकता है कि आप इससे कुछ कमा लेते हो। ये एक आपकी प्रैक्टिस है, आपको पता होता है किस तरह से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, किस तरह से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है, उसके अंदर क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये सब चीज़ें आप खुद ड्राफ्ट करते हैं और फिर बिल्कुल फाइल करते हैं। हाँ, मतलब आना ही चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो ये एक तरीका होता है। तीसरे सॉफ्ट स्किल की अगर मैं बात करूँ तो आपने कोई एक स्पेसिफिक कोर्स बना लिया कि आप सिखाएंगे, तो किसी को वुमेन लॉस पे पढ़ा दिया, चाइल्ड राइट्स पे पढ़ा दिया, फिर आप आईपीआर की ही नॉलेज दी, कंपनीज एक्ट की नॉलेज दे दी, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज दे दी, और डिफरेंट एरिया ऑफ लॉज हैं उसमें आपको जिसमें नॉलेज अच्छी है उसका एक आपने कोर्स प्रिपेयर करके। एक चीज़ जो लेकिन मैं अगर यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि सॉफ्ट स्किल्स की अगर बात करें, जो मैं स्टार्टिंग में कह रही थी कॉन्फिडेंस, तो पब्लिक स्पीकिंग को वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड चीज़ मानी जाती है कि लोग पब्लिक स्पीकिंग से, मतलब पब्लिक में बोलने से काफ़ी डरते हैं। एंड जैसे कि आप इंट्रोवर्ट भी हो सकते हो तो आपको और भी ज़्यादा डर लगता है। तो अगर आपको लॉयर बनना है तो थोड़ा तो थिक स्किन्ड रहना पड़ेगा, एंड ये कॉन्फिडेंस की क्योंकि हाँ ठीक है, आप ड्राफ्टिंग करके भी अपना लाइवलीहुड देख सकते हो या फिर कर सकते हो, बट व्हाट इफ़ यू वांट टू आर्ग्यू बिफोर द कोर्ट, तो अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा पब्लिक स्पीक्स बोलने के लिए, तो फिर आप वो कैसे करोगे। तो मुझे लगता है कि सबसे ईजीएस्ट थिंग टू लर्न दिस
इज़ कि आप एक अखबार उठाएं या कोई किताब उठाएं, आईने के सामने जाएं और खुद को पढ़ें। जी। मुझे लगता है इससे बेटर कोई एक्सरसाइज है ही नहीं जो आपके बोलने के स्टाइल को क्लैरिटी देगी, आपका फ्लो अच्छा होगा। और देखिए, इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है एंड लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। Exactly. आप हिंदी में भी बात करिए, आप जिसमें भी बात करिए, पंजाबी में बात करिए, बट एक Clarity क्लैरिटी होनी होनी चाहिए। चाहिए। तो उसको मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको कोई सिखाएगा, अगर कोई सिखा दे कोई स्कूल कॉलेज में तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं सिखा रहा है तो आप अपने घर में बैठे बैठे भी ये चीज़ सीख सकते हैं, ये मेरा मानना है। डू यू थिंक एटीट्यूड मैटर्स मोर देन बुक नॉलेज? अब ये इट्स अ डबल एज सॉर्ड, मतलब मुझे लगता है कि दोनों आपके अंदर है एटीट्यूड? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर एटीट्यूड है। मतलब एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड होना इम्पॉर्टेंट है। एरोगेंस इज़ नॉट गुड, कि आप ये समझें कि मैं ज़्यादा बेटर हूँ या सामने वाला बेटर नहीं है। तो एरोगेंस तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रोफेशन में नहीं रखना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड होना इम्पॉर्टेंट है, खुद में यकीन रखना इम्पॉर्टेंट है, एंड ये मैं बिलीव करती हूँ। एंड वो चीज़ आपको आगे लेके जाएगी अगर आप थोड़ा हम्बल रहेंगे। ठीक है। तो एक लेडी लॉयर के लिए इस प्रोफेशन में जी, क्या इस तरह के चैलेंजेस हैं जो हम नोटिस नहीं करते? वेल एक चीज़ तो इफ़ यू गो इनटू अ कोर्ट रूम, तो ये तो है कि अगर वहाँ पे लेट्स से देयर आर 30 लॉयर्स, तो शायद 5 या 10 फीमेल लॉयर्स होंगी। तो ये चीज़ तो मुझे लगता है शायद पहले तो, अब तो चीज़ें काफ़ी प्रोग्रेस कर रही हैं, बट पहले तो था। एंड बिफोर स्पीकिंग ऑल्सो आपके दिमाग में थोड़ा सा तो रहता है। मतलब मुझे पर्सनली तो ऐसा फील नहीं हुआ, बट आई थिंक काफ़ी लड़कियाँ फील करती हैं कि हाँ, मतलब कभी किसी से मिल रहे हैं, बिकॉज हमको आइडिया नहीं है कि हम कैसे लोगों से मिल रहे हैं। आप एक दिन में एज अ लॉयर यू मीट सो मेनी पीपल, आप किसी का क्या इंटेंशन है नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस कंट्री में तो दैट इज़ अ थिंग फॉर एवरी वुमन, नॉट जस्ट अ लॉयर। तो दैट एंगल इज़ डेफिनेटली देयर कि आप थोड़ा सोचते हो कि आपके आगे पीछे कौन है, क्या है। तो वो एक चैलेंज तो मुझे लगता ही है। दूसरा चैलेंज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सबको लगता है कि ओके यू आर अ वुमन तो आप डिवोर्स मैटर्स ही करो। बट अब आप ये बताओ कि हाँ, ऑब्वियसली वेमेन आर मोर इमोशनली इंटेलिजेंट, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि उनको डिवोर्स केस ही करना हो। अगर उनको क्रिमिनल मैटर करना है तो, अगर उनको कुछ सिविल और कुछ करना है तो, उनको कुछ कॉर्पोरेट करना है तो मेरे हिसाब से ये जेंडर स्पेसिफाई आप नहीं कर सकते कि आप फीमेल हैं तो आप ये करिए, आप मेल है तो आप ये करिए। तो ये करना मेरे हिसाब से सही बात नहीं है, क्योंकि लॉ इज़ नॉट something that should be bottled down to a gender specific thing. It's all about your mind. तो ये मुझे लगता इसमें है। बार कोई सपोर्टिव रहती है? आपको लगता है कि जो बार की पॉलिसीज़ स्कीम्स बनी हुए हैं जिसमें महिलाओं को कन्वीनियंट करने की बात की जाती है, तो आपको कुछ बेनिफिट मिलता है? लगता है कि हाँ भाई, एक महिलाओं की, एक लेडी के लिए अच्छा इंतज़ाम है? वेल अगर पर्सनली स्पीकिंग मुझे हम दिल्ली हाई कोर्ट का अगर मैं बताऊं, मुझे लगता है कि हाँ, वी डू हैव अ डेडिकेटेड वुमेन बार रूम। तो वो कुछ चीज़ें, सुविधाएं तो मुझे लगती हैं कि है। मतलब मुझे ऐसा सुनने में आता है कि जो सीनियर्स होते हैं वो कहते हैं कि हम उस पहले तो होता भी नहीं था, अच्छा, ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी नहीं करता था, बट एटलीस्ट नाउ वी आर बीइंग रिस्पेक्टेड, हमको स्पेस मिलता है, हमें इज्जत मिलती है। तो हाँ, शायद पहले तो शायद नहीं था, बट आई थिंक अभी तो हैं, इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मुझे लगता है अभी भी कैचअप कर रहा है। कुछ में तो इम्प्लीमेंट है, कुछ में सेपरेट बार रूम है। थोड़ा देखिए, मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे ऐसा, बिकॉज दिल्ली का तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स काफ़ी बेटर है इन माय ओपिनियन। अगर आप बाकी जगह जाएंगे तो बहुत बुरा हाल है। Okay. मुझे ऐसा लगता है। Okay, so tell me, do you think courtrooms are male dominated? I think I just answered that. Okay. I do think so, but it's nothing to be scared about, I guess. ठीक है, वो तो आप खुद में So कॉन्फिडेंट how do you navigate? आई थिंक मुझे लगता है कि आपको बस जो आपका मैटर एट हैंड है, आपको उसको थरली पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि सामने से कुछ भी सवाल आए या काउंटर आए, आप उसको डील कर सको। मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं, ये मैटर नहीं करता है कि मेरे सामने कोई मेल है। मेरे लिए हाँ, थोड़ा कोई सीनियर होगा तो शायद मैं थोड़ा सा आई कैन बी लाइक हाँ कि ऑब्वियसली ही इज़ अ सीनियर, तो थोड़ा सा आप उस टाइम पे मुझे लगता है कि थोड़ा शेकी फील कर सकते हो। लेकिन स्टिल दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द प्रोफेशन इज़ दैट एवरीबडी इज़ ट्रीटेड इक्वली। ऐसा नहीं है कि आपको इज़्ज़त नहीं मिलेगी बिल्कुल भी, या जज आपकी बात नहीं सुनेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है।
तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई ऐसी डरने वाली बात है कि अरे इट्स अ मेल डोमिनेंट प्रोफेशन तो आप नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सक्सेसफुल हमारे सीनियर विमेन लॉयर एग्जिस्ट करते हैं, तो तो जेंडर की ऐसी कोई आप बात नहीं है। तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी उन लड़कियों को या उन महिलाओं को जो इस प्रोफेशन में एंट्री कर रही हैं? मैं तो यही बोलूँगी कि आप थोड़ा तो रिसर्च कर ही लो कि मतलब आपको करना क्या है। क्या आपको वाक़ई में लिटिगेशन जॉइन करना है या आपको कॉर्पोरेट में जाना है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर थोड़ा-सा आपके लिए क्लैरिटी मिल जाता है, क्योंकि एंड लॉ स्कूल में अगर आप हो तो प्लीज़ इंटर्नशिप्स करो। एक अच्छे मेंटर से पैच अप कर लो जो आपको थोड़ा गाइड कर सके, बिकॉज़ आपका अब आप ग्रेजुएट होने के बाद एक्सपीरियंस लोगे तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। वो आप एक तरीके से मतलब आपका काफ़ी टाइम के लो रहा है। तो मेरे हिसाब से अर्ली एक्सपोजर ले लो, इन आपको लेना चाहिए इन योर लॉ स्कूल, विच विल हेल्प यू एंड यू मेक अप योर माइंड। आप देखो कि आपको क्या करना है, कि आपको वाकई में कहीं आपको मतलब एकेडमिक्स में तो नहीं जाना या फिर आपको लॉयर ही लिटिगेशन में जाना, तो यू मेक अप योर माइंड बिफोर हैंड, तो इट विल गिव यू एन एज इज़ व्हाट आई फील। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर वुमेन, इट्स फॉर एवरीबडी, लाइक मेल फीमेल जो भी सुन रहा है ये पॉडकास्ट, ये मेरा एडवाइस उन सभी को है। ओके, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस जो मैं आपसे करना चाहूँगा। मान लीजिए एक लेटर लिख रहा है, वो ख़ुद के लिए लिखना हो, ओके। और अभी जिस स्टेज में हैं आप, जो एक्सपीरियंस है आपके पास, क्या लिखना पसंद करेंगे? खुद के यंगर सेल्फ को या फ्यूचर सेल्फ को? यंगर सेल्फ में। यंगर सेल्फ को तो आई थिंक वो लेटर जो मैं आई विल राइट टू द 18-year-old मी वुड बी दैट अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी अवेट्स यू। It will teach you amazing life lessons. It will teach you, it will give you experiences which will make you a very strong person. तो आपके अंदर अभी राइटर आ रहा है? हाँ, थोड़ा ठीक है। सा तो शायद आ रहा है, थोड़ा सा। हाँ जी सही कहा आपने। तो हाँ, मतलब मैं खुद को तो यही, बिकॉज आई थिंक 18 साल की उम्र में आपको तो आइडिया नहीं होता है कि क्या आगे है। तो उस टाइम तो अलग ही था, उस टाइम तो हमें लगता था कि लॉ स्कूल ही दुनिया है। जी। तो मैं खुद को वही बोलूँगी कि घबराना मत, you got this, so go on. राइट। तो एक और क्वेश्चन है कि जब आप कोर्ट रूम के बाहर होते हो, आप अपने आप को कैसे ग्राउंडेड रखते हो एज अ पर्सन? जी, मेरा ये मानना है कि आप कोई भी प्रोफेशन करो, आप लॉयर रहो, डॉक्टर रहो, इंजीनियर रहो, तो वो आपका एक प्रोफेशन है। उसके अलावा आई थिंक यू शुड हैव समथिंग टू फीड योर बॉडी एंड समथिंग टू फीड योर सोल। दो अलग चीज़ें होनी चाहिए कि ताकि आप खुद को ग्राउंडेड कर सको। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि डांसिंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, रीडिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर मी पर्सनली मुझे लिखने का शौक़ है बहुत, मैं लिखना पसंद करती हूँ, मुझे पेंटिंग करने का शौक़ है, मुझे नेचर में जाने का शौक़ है। तो उससे क्या होता है ना कि आपका दिमाग काफ़ी क्रिएटिव, एटलीस्ट ओपन रहता है, लाइक यू आर ओपन, यू आर नॉट थिंकिंग जस्ट वन थिंग, बिकॉज एक तो इतना टायरिंग प्रोफेशन ऑलरेडी है, तो थोड़ा तो यू नीड समथिंग कि आपको मतलब कुछ होना चाहिए जिससे आप चैलेंज फील कर रहे हो या थोड़ा क्रिएटिव स्पेस आपका खुल रहा है। तो इन माय ओपिनियन यू शुड, एवरीबडी शुड हैव समथिंग दैट दे लाइक टू डू अदर देन देयर प्रोफेशन। तो इतनी अच्छी किताब लिखने के पीछे सीक्रेट क्या है? जी शुक्रिया, आप इतना आई मीन क्योंकि ये आपकी जो किताब है जिसमें आपका नाम बहुत ही खूबसूरत अक्षरों में लिखा हुआ है, एंड हाइट एंड लव, जिसके बारे में अभी बहुत कुछ मुझे पढ़ना है। तो आपको किस चीज़ ने एनकरेज किया कि इस तरह की, क्योंकि एक आपने बताया आपका ड्रीम रहा है, तो आपने स्टार्ट किया, इनिशिएटिव लिया, लेकिन बहुत लोग सोच के रह जाते हैं जी। तो थोड़ा सा एक मैसेज उनके लिए। जी, मुझे लगता है कि सब कुछ टफ़ है। आपको जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि मुझे भी डर था, लिखना था, ड्रीम था, पर डर तो मेरे अंदर भी था कि मैं लिखूंगी तो लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। आई थिंक सबसे एक जो एडवाइस मैं यही बोलूँगी कि फ़र्स्ट स्टेप लेने से प्लीज़ आप लोग घबराओ मत, टेक द फर्स्ट स्टेप एंड एवरीथिंग एल्स विल सेटल डाउन। एंड नेक्स्ट इफ़ आई टॉक अबाउट द बुक, तो एक चीज़ जो थी पर्सनली जो मैं अपने आसपास देख रही थी, मॉडर्न रिलेशनशिप्स में क्या हो रहा है, एंड लाइक मुझे वो चीज़ एड्रेस करना था कि मेंटल हेल्थ का कितना इम्पैक्ट पड़ता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा पे कितना, पर्सनालिटी में उससे कितना फ़र्क आता है, लाइक फैमिली का कितना रोल होता है, फ्रेंडशिप का कितना रोल होता है। और बाय द वे इसमें तो जो प्रोटैगनिस्ट है वो लॉयर ही है। तो मुझे थोड़ा सा वो भी था कि लॉ तो आना चाहिए, अब एक लॉयर किताब लिखे, तो मैं वो थोड़ा सा वो भी चाहती थी कि एक लॉ का भी एंगल इसमें दे दूँ, तो वो भी है। तो आई जस्ट वांटेड टू लाइक
राइट दिस बुक कि लोग थोड़ा सा हेल्प फील करें। जैसे होता है ना, आप सुसाइडल भी हो जाते हो कभी कभी, तो इस बुक से मैंने कोशिश तो यही की है कि ऐसा कुछ जो आप फील कर रहे हो तो ये बुक आपकी हेल्प करे। तो मैं चाहता हूँ ऑडियंस इस किताब को देख लीजिए और इस किताब को ज़रूर पढ़िए। थैंक यू। इससे कुछ समझ में आएंगी किस तरह की चीज़ें हैं। थैंक यू। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको ऑडियंस को कुछ एक वन लाइनर मैसेज देना हो तो क्या बोलेंगी इन रिलेटेड टू योर बुक और द राइटिंग स्किल? अगर आपको लिखने का शौक़ है तो आप किसी भी लैंग्वेज में लिखिए। लैंग्वेज शुड नेवर स्टॉप यू। आप हिंदी में लिखिए, पंजाबी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, जिसमें भी लिखना है बस आप दिल से लिखिए। दिल से लिखेंगे तो लोगों तक पहुंचेगी एंड वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो ऑलवेज़ बी वेरी, मतलब खुद के लिए तो चेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है इन माई ओपिनियन। कोई करे ना करे, आप प्लीज़ खुद को मोटिवेट करिए एंड राइट दैट बुक इफ़ यू वांट टू एंड टेक दैट ड्रीम दैट यू वांट टू। प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट। ठीक है, एक और मैसेज, चूँकि आप एडवोकेट हैं और लिटिगेशन में हैं और इंडिपेंडेंट हैं और फर्स्ट जनरेशन हैं, जी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपका क्या मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए, अपकमिंग लॉयर्स के लिए, स्ट्रगलिंग लॉयर्स के लिए और एक समाज के लिए? मैं ये आपको, आप जो भी कोई, चाहे आप लॉ स्टूडेंट हो या फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं या एक नॉर्मल इंसान जो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सच रहना, मतलब एक ऐसा, एक कुछ भी करने से पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को अच्छी नींद आए सुकून की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए प्लीज़ अपने प्रिंसिपल्स को मत ख़राब करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रात को नींद आए सुकून की कि आपने किसी का कुछ गलत नहीं किया, बिकॉज इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन। सिर्फ पैसे के पीछे भागना मुझे नहीं लगता कि सही है। तो आप बस अपना मन लगाकर काम करिए। टफ़ है पर टफ़ तो सब कुछ है। तो आई गेस बस ऐसे ही मोटिवेटेड रहिए एंड जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड वन डे आई एम श्योर द यंगर यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ दिस। ओके, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मैंने पर्सनली फ्रेम किए हैं और तो मैं चाहता हूँ उसका वन लाइनर या वन वर्ड एक जवाब हो। रैपिड फायर। हाँ, लाइक दैट, बट Okay. हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं फ्रेम किए हैं, बस कुछ ही फ्रेम है। ओके। जिनमें पहला क्वेश्चन है कि अगर आपको एक मौका मिले कि या तो फुल फ्लेज राइटर बनना है या फुल फ्लेजली आपको एडवोकेसी में ही रहना है, मतलब लिटिगेशन के प्रोफेशन में, जहाँ मॉर्निंग टू इवनिंग कोर्ट्स कचहरी से ही फुर्सत ना मिले, तो क्या पसंद करेंगी, लीगल प्रोफेशन या राइटिंग प्रोफेशन? मॉर्निंग में लॉयर, रात को राइटर। ये तो ये करूँगी। अच्छा, जागना पड़ेगा फिर आपको। कोई वो किया मैंने वैसे। अच्छा। तो उसकी प्रैक्टिस है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपको दिल्ली में प्रैक्टिस करने का मौका है और दूसरी तरफ आपको आउटसाइड दिल्ली प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा हो, तो प्रेफरेंस आपका कहाँ रहेगा? 100% दिल्ली। देयर इज़ नो अदर प्लेस बेटर देन दिल्ली। अच्छा। थर्ड क्वेश्चन है, अगर एज अ लॉयर अगर आपको मैक्सिमम केसेस आ रहे हैं जो मेल राइट्स के बारे में बात करते हो, जो जहाँ मेल ही विक्टिम हो, और एक तरफ इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं जिसमें फ़ीमेल इज़ अ विक्टिम, तो आपको यहाँ पे ये करना है, बैलेंस देखना है कि आप किसका केस प्रेफरेंस करेंगे। मैं आपको 100 केस मेल के दे रहा हूँ और 100 केस फीमेल के हैं, तो इसमें से किसको ऑप्ट करेंगे आप? देखिए, मैं यहाँ पे अपना पर्सनल दिमाग लगाऊंगी कि मुझे क्या लगता है कि वाकई में सही कौन है। तो जो मुझे पर्सनली सही लगेगा मैं उसका करूँगी, फिर मेल फीमेल मैटर नहीं करता। ओके। अगर आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का तो फिर चेयरमैन बना दे, क्या कर लेंगे आप? क्या करना चाहेंगे इस प्रोफेशन के लिए? आई थिंक सबसे पहला तो आई गेस आई रियली वांट टू हेल्प द यंगर पीपल, यंगर जनरेशन ऑफ द लॉयर्स। कुछ अगर मैं ऐसा कर सकूं कि उनके लिए कुछ ऐसा वर्कशॉप अरेंज कर सकूं या कोई ऐसी कमिटी अरेंज कर सकूं जहाँ पे वो प्रैक्टिकल स्किल विदाउट पेइंग एनी मनी वो कर सकें, तो पहला काम तो मैं यही करूँगी कि कुछ उनको पैसा ना देना पड़े, वो बस आएँ सीखें कि काम कैसे होता है। कि ठीक कुछ है। ऐसे लोग हैं जिनके पास हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो चीज़ आई थिंक आई डू दैट। अगर आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का मौका मिले तो मैं भी बस ड्रीम ही कर सकता हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक इस प्रोफेशन में बहुत नहीं, स्ट्रगल है। सपने तो देखने चाहिए, बड़े सपने तो देखने चाहिए। ड्रीम तो करने का हक है। बिल्कुल हक है, बिल्कुल। तो वही उसी अजम्पशन के बेसिस पे मैं आपसे पूछता हूँ, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का मौका मिला तो क्या चीज़ है जो आप करना चाहेंगे डे आफ्टर? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट फ़िलहाल
अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, वो फिर हम शायद नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। चलिए तो ठीक है, इस जर्नी से हमें जो सीखने को मिला वो एक अपना अपना लोगों का एक एक्सपीरियंस रहेगा कि उन्हें क्या मैसेज मिला और किस तरह की उनकी अंडरस्टैंडिंग बनी इस पॉडकास्ट के ज़रिए। तो वो चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक राइटर से पूछ सकते हैं और एक एडवोकेट से पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज़। और इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को यहीं एंड करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली बीइंग हियर।